जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों को साइंस एकेडमी 6-12 क्लास यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की तैयारी जो 2023 में होने वाली है उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया कंटेंट लेके आ चुके हैं। आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं, यानी पूरा विश्लेषण नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके, जो कि बहुत ही शानदार और मज़ेदार तरीके से हुआ था, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं कहा जा सकता है? यानी जो जाति प्रथा है उसको हम लोग स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं कर सकते हैं, या उसी का अथवा में बिहार बोर्ड कभी कभी दूसरा तरह से प्रश्न पूछ लेता है क्या, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता? यानी जो जाति है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता? चलिए देखते हैं आंसर। भारतीय समाज में क्या होगा इसका आंसर? भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप कही नहीं जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सही बात है। देखिए, जाति प्रथा होता क्या है कि कोई जिस जाति से बिलोंग करता है उसका श्रम उसी में बांट देता है कि तुम इस जाति से हो तो यही काम कर सकते हो, तुम इस जाति हो तो यही श्रम काम कर सकते हो। तो उसका रुचि पर आधारित नहीं है, उसका कार्य कुशलता, उसका जो मेरिट है उस पर आधारित नहीं है। जो वह काम उससे भी बढ़िया कर सकता है वह उस काम का चयन नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसको हम स्वाभाविक विभाजन नहीं कर सकते हैं। यानी आगे की ओर देखिए, इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा, मिस्टेक है यहाँ टाइपिंग, सॉरी, यहाँ पेशा होना चाहिए कसा के जगह पे, यानी कि पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि उसका जो निजी क्षमता है क्या वो बहुत ही अच्छा कर सकता है, लेकिन जाति प्रथा के कारण, कास्ट होने के कारण, जाति होने के कारण उसको उसी में बांध दिया गया है कि तुम इस जाति से हो तो तुम यही काम करोगे, इसलिए इसको हम स्वाभाविक विभाजन नहीं कर सकते हैं। चलिए मेरा भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लीज आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट करते जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है ना, आपका बिहार बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है, एकदम तैयारी में लगे रहिए, एकदम रात दिन करने का समय आ गया। आप लोग मेरे भाई बोलते थे ना कि 4-5 मंथ बचेगा तो हम रात दिन एक कर देंगे, आ गया वही समय है, आ गया। भीड़ जाइए, एकदम भीड़ जाइए। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? यानी भीमराव अंबेडकर साहब पूछ रहे हैं कि अगर कुशल व्यक्ति हो या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, अच्छा श्रमिक का समाज जो हो उसका निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, हम लोग खुद से समझ सकते हैं कि अच्छा श्रमिक कब बन सकता है, जब उसके रुचि पर आधारित उसको कार्य मिल जाए, उसके क्षमता के आधारित पे उसका कार्य मिल जाए, यानी जो वो बेटर कर सकता है जिस फील्ड में भी उस पर आधारित उसका कार्य मिल जाए, तो अच्छा समाज की, कुशल समाज की स्थापना की जा सकती है। चलिए उत्तर देखते हैं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे का या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। सही बात है। यानी कि उसका जो उस व्यक्ति की क्षमता है, यानी जो उस कुछ सोच सकता है, कर सकता है, उसके सीमा को इस हद तक हम अच्छा कर दे ताकि वह स्वयं में सोच सके क्या यह कार्य अच्छा है या यह पेशा अच्छा है, और वह स्वयं चुनाव कर सके। आप लोग नोट कर लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमसे पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? हम लोग जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे चैप्टर का, अगर नहीं देखे तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। यानी भीमराव अंबेडकर जो किस विडंबना की बात करते हैं, हम लोगों ने देखे थे कि वो कहते हैं कि इस आधुनिक सभ्य समाज में, यानी जो आधुनिक सभ्य समाज चल रहा है इसमें भी
जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। इसका कहने का मतलब है जो जातिवाद चल रहा है, यानी जाति प्रथा चल रहा है कि तुम इस जाति से संबंधित हो, तुम उस जाति से संबंधित हो, तुम यही कार्य कर सकते हो, यानी जो बांध दिया गया है, रस्सी के सहारे बांध दिया गया है, उसके जो पोषक है, समर्थक है, बहुत सारा है, अभी भी है, उसकी कमी नहीं है। और उसका जो पोषक है, समर्थक है, कई रूपों में उसका समर्थन कर रहा है। यही बोल रहे हैं आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह के प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है। यानी जो आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना है, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, यानी जो समर्थन करता है उसकी कमी नहीं है, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना, यानी जो भी व्यक्ति या आदमी इस तरह के प्रथा को बढ़ावा देता है, लेखक के विचार से विडंबना माना गया है, यानी उपहास माना गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? कोई भी देखिए, कोई भी अगर जाति प्रथा है, यानी जो कह रहा है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यानी जो जाति प्रथा का जो समर्थन करता है, यानी जो जाति प्रथा को अच्छा मानता है, वो अपना क्या तर्क देता है, यानी अपना क्या कमेंट देता है, वो क्या बताना चाहता है कि जाति प्रथा कैसा है, तो जरूरी बोलेगा कि जाति प्रथा बहुत ही अच्छा है। तो वो कहता है, बुक में हम पढ़े थे कि जाति प्रथा कार्य कुशलता के लिए श्रमिक विभाजन आवश्यक है। सही बात है कि कार्य कुशलता के लिए श्रमिक विभाजन आवश्यक है, लेकिन उसके मेरिट पे चयन होना चाहिए, उसके कार्य क्षमता पर चयन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो जाति प्रथा के पोषक है वो कहता है कि जाति प्रथा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्य कुशलता के लिए श्रमिक को बांट देना चाहिए जाति के आधार पे। देखिए क्या बोल रहा है, जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी जातिवाद के पक्ष, यानी जो पक्ष रखता है जातिवाद के, इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। और हम लोग पढ़े थे कि जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कुल मिला के कह दिया जाए तो उसके पोषक जाति प्रथा के बारे में बहुत ही अच्छी बात बता रही है। यानी अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन अच्छा नहीं है, लेकिन जो उसके पोषक है क्या तर्क दे रहे हैं, जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज में, जो आधुनिक सभ्यता वाला समाज है, जो आधुनिक सभ्यता वाला समाज है, कार्य कुशलता के लिए, कार्य करने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? यानी बोल रहे हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। देखिए हम लोगों ने जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करे तो उसमें बताए थे कि सच्चे लोकतंत्र के लिए क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए और स्वतंत्रता होना चाहिए। इसमें भी भ्रातृत्व कैसा होना चाहिए, यानी भाईचारा कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन सकता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, दूध और पानी की मिश्रण की तरह। कैसा होना चाहिए, दूध और पानी की मिश्रण की तरह। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। यानी कहना चाह रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कि जो लोकतंत्र है, जो सामूहिक जीवनचर्या, जो सामूहिक रूप से जो हम जीवन यापन करते हैं प्रत्येक दिन, जीवनचर्या की एक रीति है, एक कह सकते हैं नियम है, जो समाज के सम्मिलित अनुभवों का, यानी जो समाज का जो सम्मिलित सबका जो अनुभव है उनका आदान प्रदान है, यानी उसी का जो आदान प्रदान का नाम है वही लोकतंत्र है। सच्चे लोकतंत्र, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे और बोल रहा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समानता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। आप लोग याद रखिएगा
कि सच्चे लोकतंत्र के लिए क्या क्या आवश्यक है। समानता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें कि 20 के दमत कहानी को बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे हम लोग। अगर आप लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को तक शेयर कीजिए, ताकि सभी को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।